जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा कि अंतिम संघर्ष 15 दिन, अब क्या करें। तो बिल्कुल सही, आपने वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपकी जो यूपी पुलिस रेडियो विभाग में जो वैकेंसी है, चाहे वो असिस्टेंट ऑपरेटर हो, हेड ऑपरेटर हो, चाहे वर्कशॉप हो, तीनों पर ही मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, अंतिम संघर्ष मैंने यहां क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए इतने दिन से आप प्रयास कर रहे हैं। जो आपने अगर देखे जाए फर्स्ट क्लास से लेकर आपने 12वीं करी, ग्रेजुएशन करी, आप तैयारी कर रहे हैं, फिर यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म आपने भरा और फॉर्म भरने के बाद एक लंबे समय से आप इसकी परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। वो परीक्षा आ चुकी है और सिर्फ आपके पास 15 दिन है। तो ये अंतिम संघर्ष का मतलब ये है कि अगर आपने इन 15 दिन को बहुत अच्छे से आपने देख लिया, मतलब 15 दिन बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आप बहुत अच्छे से क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे, आपको करना क्या है। ठीक है, चलिए, तो एग्जाम आपका 29 तारीख से हो रहा है। पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये एग्जाम डेट आपकी आउट हो चुकी है। इन्होंने बताया है, बहुत ध्यान से देखेंगे, इन्होंने बताया है कि 29 तारीख में आपका कर्मशाला कर्मचारी का पेपर है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पालियों में। ठीक है, और 30 तारीख को फर्स्ट पाली में क्या है, आपका कर्मशाला का पेपर है और सेकंड जो शिफ्ट है उसमें आपका प्रधान परिचालक का है। उसके बाद 31 तारीख में फर्स्ट और सेकंड दोनों ही शिफ्ट में क्या है भाई, प्रधान परिचालक का है। और 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक आपको क्या है भाई, आपका जो पेपर है असिस्टेंट ऑपरेटर वाला चलने वाला है। ठीक है, आपको क्या करना है, शुरुआत कर रहा हूं धीरे धीरे और हर एक पॉइंट पर लेकर चलूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। आपको अभी इस 15 दिन में क्या करना है, अभी इस 15 दिन में आपको पता है क्या करना है। आपको यह देखना है कि मैं इतने लंबे समय से 1-1.5 साल से तैयारी कर रहा हूं, तो अब आप ये बिल्कुल ना सोचें कि मैं इस 15 दिन में भी तैयारी करता रहूं कि भाई 15 दिन में ये सिलेबस मेरा रह गया, ये सिलेबस रह गया। तो सबसे पहले तो अपने माइंड से, दिमाग से निकाल कर बाहर रख दीजिए कि जो बचा हुआ है उसको आपको कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं लगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको यह सोचना है कि ये जो एग्जाम हमारा होने वाला है, 400 अंक की जो परीक्षा है, 160 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, तो कैसे मैं मैक्सिमम स्कोर कर सकता हूं इस परीक्षा में, मतलब ओवरऑल स्कोर की अभी मैं बात कर रहा हूं, कैसे मैं मैक्सिमम स्कोर कर सकता हूं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी इस पर काम करने की जरूरत है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि अगर आपको यूपी के किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो हिंदी के माध्यम से आप कर सकते हैं। जैसे हिंदी में अगर आपको देखिए, जैसे जिसका 29 तारीख को पेपर होगा वर्कशॉप वाला, तो उससे एक पैटर्न आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस पैटर्न पर पेपर आ रहा है। तो सबसे पहले जब फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो, हम भी एनालिसिस करेंगे और उसका एनालिसिस आपको जरूर देखना है, उससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो अभी आपको यह टारगेट करना है कि जैसे हिंदी है, अब हिंदी में आपको ज्यादा फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, आपको सीधा सीधा सिलेबस जो आपको दिया हुआ है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, उस सिलेबस को आप पहले बहुत अच्छे से, आपने अभी तक तो रीड कर लिया है, लेकिन इन 15 दिन में आपको क्या करना है, उस सिलेबस को एक बार फिर से देखिए कि वो कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने तैयार नहीं किए। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कर सकते हैं तो कर ले, नहीं तो उन टॉपिकों को छोड़ दें। उन टॉपिकों को तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर टॉपिक आपने अभी तक तैयार नहीं किए पिछले 1-1.5 साल में। ठीक है, चलिए, लेकिन हिंदी में आप बार बार जो अभी तक आपने पढ़ा है ना, जो आपने नोट्स बनाए, इनका बार बार रिवीजन करें, बार बार करें। रस, छंद, अलंकार, वर्णमाला, साहित्य हिंदी, या फिर हिंदी भाषा का विकास जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, या फिर पुरस्कार आप पढ़ रहे हैं, तो उनको बार बार रिपीट करिए, तो वहां से आपको क्वेश्चंस आने पूरे 100% तय हैं। तो उस पर आपको बहुत ज्यादा समय देने की आवश्यकता है, जहां से स्कोर कर सकते हैं। तो हिंदी में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर क्या है भाई कर सकते हैं, तो हिंदी पर सबसे ज्यादा समय दें, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए समय देना है। ये नहीं कि हिंदी में आपको कोई टॉपिक अगर नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को डिटेल में 2-2 घंटे की आप वीडियो देखने लग जाए, नहीं जी, बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ थोड़ा सा स्मार्ट तरीका आपको अपनाना है, वो टॉपिक पढ़ने जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं उनका आप लोगों को रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए, इससे भी पहले ये तो आपका चल ही रहा है। अभी आपको काम क्या करना है, आपकी ऑनलाइन परीक्षा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। तो आपको क्या करना है भाई, मॉक देना है। बहुत सारे बोलेंगे महारथी कि हर दिन मॉक दो, हर दिन मॉक नहीं देना है। 15 दिन आपके बचे हुए, 15 दिन में कम से कम आप 7 से 8 मॉक टेस्ट देकर जाइए। जो अभी तक आपने दिए हैं वो अलग है, लेकिन ये 7 से 8 मॉक टेस्ट आपको देखकर जाने हैं। इस मॉक टेस्ट को देखकर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे मॉक टेस्ट ऐसे हैं मार्केट में जिनका क्या है भाई, आउट ऑफ सिलेबस भी उन्होंने मॉक टेस्ट बनाए हुए हैं। तो इन मॉक टेस्ट को देखकर आपको घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको यह देखना है कि जो मैंने मॉक टेस्ट दिया
और मैंने हिंदी को पूरा पढ़ लिया, हिंदी के हर एक टॉपिक को पढ़ लिया, फिर इस मॉक टेस्ट में मेरा क्वेश्चन जो गलत हुआ है वो किस टॉपिक का हुआ है, उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करिए, उस टॉपिक पर फिर से रिवीजन करिए, उस टॉपिक को फिर पढ़ेंगे तो आगे से क्लियर नहीं होगा। ऐसे ही आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो जितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उन गलत क्वेश्चंस का आपको एनालिसिस करना है, टॉपिक देखना है कि किस टॉपिक का है, किस सब्जेक्ट का है, तो उसको हमें रिवीजन करने की आवश्यकता है। मतलब जो आपने पढ़ा है और जो आपने अच्छे से तैयार किया है, अगर उस टॉपिक से भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है। तो जो टॉपिक हमने पढ़ लिया अच्छे से, हमें मॉक टेस्ट देने के बाद तो फिर से उसी का रिवीजन करना है। ये नहीं है कि मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन आया आउट ऑफ सिलेबस, आप डर गए देखकर कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, कैसे होगा। सिर्फ जो सिलेबस में दिया गया है लिमिटेड चीजें वही आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। तो हिंदी के लिए सबसे बढ़िया रणनीति यही बता रहा हूं कि हिंदी में अभी 40 जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 नंबर की हिंदी है, इसमें जो गलत क्वेश्चन होते हैं मैं बता देता हूं। जैसे पर्यायवाची है, पर्यायवाची पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। विलोम शब्द आपको पढ़ने हैं, पर्यायवाची हो गया, ठीक है। इसी के साथ साथ हिंदी का साहित्य वाला पोर्शन है जिसमें आपसे पुरस्कार पूछे जाते हैं, लेखक वगैरह पूछे जाते हैं। तो इस तरीके की जो फैक्ट वाली चीजें हैं उनको आप रटिए, वहां से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और इनको गलत करके आप आते हैं और देख लेना भाई, जब पहला पेपर हो तो उसी से एक आइडिया आपको लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखिए विज्ञान और सामान्य ज्ञान। अब देखिए विज्ञान में ऐसा तो है नहीं कि अब आपके पास 15 दिन का समय है, सारी विज्ञान को आप पढ़ लेंगे पूरा डिटेल में एकदम से। जो आपने विज्ञान में अभी तक पढ़ा है उसी का आपको रिवीजन करना है और आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल इतने भी डीप में नहीं जाएंगे कि भाई बहुत ही ज्यादा डिटेल में न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, है ना। तो न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे, बेसिक जो आपके टॉपिक हैं जहां से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, आपको लगता है उन्हीं की प्रैक्टिस करके जाइए। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं और जो आपने पढ़े हैं उनका रिविजन करिए अच्छे से। जो छोड़ दिए हैं उनको जाने दीजिए। अब जितने पढ़े हैं ये अपने आप से प्रॉमिस करने कि क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको यहां हो रहा होगा सामान्य ज्ञान में कि सर सामान्य ज्ञान में तो हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स है और भैया करंट अफेयर्स है, तो ये तो सर हमने पढ़ाई नहीं है, सर हमारा तो ज्योग्राफी रह गया, हमारा तो ये रह गया। नहीं, छोड़ दीजिए, जो रह गया उस पर ध्यान मत दीजिए। अब जो आपने सामान्य ज्ञान में अभी तक पढ़ा है उसका रिविजन करना है। लेकिन सामान्य ज्ञान में आप इतना कर सकते हैं, सामान्य ज्ञान में जो टॉपिक दिए हुए हैं कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक है, जैसे बुक्स के राइटर पूछे जाते हैं, राजधानी वाला हो गया, मुद्रा वाला चैप्टर हो गया, है ना, जैसे साइबर क्राइम वगैरह है। तो कुछ आपके जीके में अलग से जो टॉपिक दिए हुए हैं, साथ साथ यूपी जीके आपको पढ़ के जानी है। बेसिक छोटी सी यूपी जीके है, यूपी जीके में जनगणना से क्वेश्चन आता ही आता है, जनगणना आपको पढ़ के जानी है। तो सामान्य ज्ञान में भी आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनने की जरूरत है। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पूरा रटने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आपको पता है कि संविधान में अगर देखा जाए तो संविधान के आर्टिकल से क्वेश्चन आते ही आते हैं, मौलिक अधिकार से क्वेश्चंस आते हैं, राष्ट्रपति से क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें थोड़ा सा अनुसूची से क्वेश्चंस आते हैं, संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं उन पर अब आप फोकस करें, उन्हीं का बार बार रिवीजन करें। बस आपको यह सोचना है कि इस 400 नंबर में से मैं मैक्सिमम स्कोर किसमें कर सकता हूं। अब वो समय नहीं है कि मुझे तो जी अपना सिलेबस खत्म करना है, सिलेबस खत्म करने के चक्कर में रहोगे तो एग्जाम हो जाएगा और दिक्कत आपको हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आया इतना। अब ये जो संख्यात्मक है इसको बोलते हैं मैथ्स। अब ये जो मैथ्स वाला सिलेबस है ना, और ये क्या है, मानसिक योग्यता परीक्षा। अब देखिए मैंने रीजनिंग को बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है, सभी टीचर्स ने अदर भी सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। मैं रीजनिंग के बारे में स्पेशल पहले आपको बता देता हूं कैसे। देखिए जो ये मानसिक योग्यता परीक्षा है ये भी क्या है, रीजनिंग का पार्ट है, और ये भी पूरा का पूरा जो है इतना, ये भी सारा रीजनिंग का पार्ट है। मानसिक अभिरुचि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, एक एक क्वेश्चन चुन चुनकर मैंने आपको पढ़ाया है, यूट्यूब पर एक भी गलत नहीं होगा। बुद्धिलब्धि परीक्षा, आईक्यू टेस्ट मैंने आपको पूरा अच्छे से पढ़ाया है, यूट्यूब पर इसकी मैराथन भी ली है। तार्किक परीक्षा और क्या है, मानसिक योग्यता परीक्षा। अब जो मैथ्स में रीजनिंग पूछी जाएगी ना वो इन्हीं तीनों से मैच करती हुई है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो इसमें रिपीट हो रहे हैं, एक दो टॉपिक आपके अलग से हैं, स्मार्ट बनना है, उन टॉपिक को भी पढ़ लेना है। और ढूंढ कर कोशिश करिए कि भाई 40 यहां से आ रहे हैं और कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन रीजनिंग के मैथ्स में मिलेंगे, वो भी आपको सॉल्व करने जबरदस्त तरीके से। तो रीजनिंग एक आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है और 55 से 60 क्वेश्चन यहां से आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो रीजनिंग में ये सोचिए कि कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं जिसके क्वेश्चन हमसे नहीं आते, या कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं है जो हमसे नहीं आता। तो इस तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को करना है। अब जब आप मॉक टेस्ट देंगे, मैंने बोला है कि आपको कम से कम कितने मॉक टेस्ट देने हैं भाई, 7 से 8 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। अब इस 7 से 8 मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट को देने के बाद आपको यह देखना है कि जो मेरा स्कोर है वो कहां गलत हो रहा है।
पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं करने की आवश्यकता है, जहां आप गलती कर रहे हैं उसका रिवीजन करिए। जो थ्योरेटिकल पार्ट है जैसे यूपी जीके है, हिंदी है, इनका आप रिवीजन रेगुलर करते रहिए, लेकिन रीजनिंग और मैथ्स में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस टॉपिक में आप क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं, किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, तो उसी टॉपिक को जाकर हमें फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। अब ये वो समय नहीं है कि सारी रीजनिंग को समाप्त करें, वैसे हम भी मैराथन वगैरह कराएंगे, कंप्लीट आपका सिलेबस कराएंगे मैराथन के माध्यम से अभी और भी, तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से रणनीति आपको अभी बनानी पड़ेगी। आपको यह देखना है कि भाई मैक्सिमम स्कोर करना है, मुझे क्या करना है भाई, मैक्सिमम स्कोर करना है 400 में से जितना मैं कर सकती हूं, कोशिश करो या कर सकता हूं पूरा 400 में से 400 का टारगेट। तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीका आपको लगाना है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो ये नहीं सोचना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सर हम तो पूरे पेपर को ही गलत करके आ जाएंगे। ये सोचना है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करने हैं, और बाद में जब 2-4 मिनट 5-10 मिनट बचे उसमें आपको अपना तुक्काबाजी करनी है, और वो भी ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी है। अब आपको क्या नहीं करना है उसके बारे में भी जान लेते हैं। क्या नहीं करना है आपको, सबसे पहले तो जब देखिए जितना एग्जाम नजदीक आता है, क्या होता है, जितना एग्जाम नजदीक आता है तो हमारी घबराहट बढ़ती है, बेचैनी बढ़ती है, नींद हम प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। तो ये एक गुण है भाई, ये एग्जाम टाइम पर होता है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है और कोई रैंक फर्स्ट भी लेकर आएगा ना तो उसके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। लेकिन आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि प्रॉपर एक तो नींद लेनी है। कई बार होता क्या है, जितना एग्जाम नजदीक आता है उतना ही हम सोना कम कर देते हैं, बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे घबराएंगे। एग्जाम में जाकर, बड़ा पेपर है, मतलब 2-2.5 घंटे आपको 2.5 घंटे एग्जाम में बैठना है, बड़ा टाइम है, तो वहां आपका माइंड किस तरीके से काम कर रहा है। तो प्रॉपर अपना अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रखें, बिल्कुल स्वास्थ्य का अपना जरूर ध्यान रखें। अगर शरीर ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तभी आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे एग्जाम में जाकर। तो एग्जाम में जाकर क्या नहीं सोचना है, तो एक तो कट ऑफ के बारे में बिल्कुल भी एग्जाम से पहले या बाद में नहीं सोचना है ना, बिल्कुल नहीं सोचना है कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी पेपर। और दूसरा ये है, पेपर हार्ड आएगा या सर सिंपल आएगा, कैसा आएगा, और पेपर को देख के डरना नहीं है। अगर आसान आ जाए तो ये भी नहीं सोचना है कि सर कितना आसान पेपर आ गया, और डिफिकल्ट आ जाए तो ये नहीं सोचना है कि डिफिकल्ट कितना आ गया, क्योंकि वो सबके लिए होगा, दूसरी बात ये है कि अभी आपको ना प्रॉपर अपनी नींद लेनी है। जितने घंटे की नींद अभी तक आप लेते आ रहे थे उतने ही घंटे की आपको नींद लेनी है, बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस 15 दिन में आपको यही करना है। इस 15 दिन में आपको यही करना है कि अगर आपको कोई लग रहा है ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, छोटा सा टॉपिक है, तो नए टॉपिक को तैयार कर लो। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि पूरे ही टॉपिक को आप उसे तैयार करने के चक्कर में 1-2 दिन ऐसे ही वेस्ट कर दो और वो टॉपिक भी तैयार करें, वहां से क्वेश्चंस भी ना आए। तो अब आपको रिवीजन करने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है कि आपने जो तैयारी की है अभी तक उसका बार बार रिवीजन करिए। कहां आप गलती कर रहे हैं वो गलती आप एग्जाम में जाकर ना करें। इसी वजह से आप अधिक से अधिक क्या करेंगे, मॉक टेस्ट को देंगे। अधिक से अधिक क्या करेंगे भाई, मॉक टेस्ट को आप देंगे। और मॉक टेस्ट देने के बाद में आपको एनालिसिस करना है, मॉक टेस्ट देकर छोड़ नहीं देना है, ना डिमोटिवेट होना है कि सर मॉक टेस्ट में मेरा बहुत कम स्कोर आ रहा है, क्या मैं फेल हो जाऊंगा। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर यहां आपका स्कोर कम आ रहा है, हो सकता है कि वहीं स्कोर आपका ज्यादा हो जाए, और यहां ज्यादा आ रहा है, हो सकता है वहां कम हो जाए। सिर्फ और सिर्फ जो सिलेबस आपको दिया हुआ है ना ऑफिशियल वेबसाइट पर, उस सिलेबस को प्रिंट आउट निकालकर अब थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करो। अब उसको कंप्लीट नहीं करना है, ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक मेरे अच्छे हैं, उनका रिवीजन करिए, जिससे कि उन टॉपिकों से अगर क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ठीक है, तो ये रणनीति कुछ आपको फॉलो करनी है, और आपको टारगेट यही रखना है कि देखिए समय बहुत ज्यादा मिल रहा है, 150 मिनट है और 160 क्वेश्चन है, तो समय की कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना आना चाहिए। और भाई जब तक यहां तुम 6-7 मॉक टेस्ट नहीं दोगे ना तो वहां जाकर आपको दिक्कत होगी। क्यों होगी, क्योंकि अभी 2.5 घंटे बैठने में यही दिक्कत आ रही है, नींद आने लग रही है, तो वहां जाकर क्या होगा, माइंड हमारा अच्छे से काम नहीं करेगा। तो अपने आप से ना बैठने की आदत डाल लो, 2.5 घंटे के बैठकर मॉक टेस्ट दीजिए। 150 मिनट के जो मॉक टेस्ट जैसा पेपर होने वाला है ऐसे मॉक टेस्ट दीजिए। और एचडी कैंपस ऐप को डाउनलोड कर लो भाई, एचडी कैंपस एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर मैं भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट कराने वाला हूं, नए पैटर्न पर आधारित, है ना। तो आपको मॉक टेस्ट अधिक से अधिक देना है, और उस मॉक टेस्ट में जो भी गलतियां आप कर रहे हैं उन पर आपको काम करने की जरूरत है। और दूसरी बात मैं तो यही कहूंगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगाना है कि कहां आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसको और अच्छा करिए। रही क्वालिफाई की बात, भाई क्वालिफाई होने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, पर सब्जेक्ट में आपको 20 क्वेश्चन सही करने हैं, कोई इतना बड़ा टास्क है नहीं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो ये जो पद है ना 2430, तो इस 2430 में आप आ जाएंगे। बस यही ध्यान रखना है, कट ऑफ कितनी जाएगी छोड़ दीजिए चिंता करना, है ना।
पेपर कैसा आएगा छोड़ दीजिए चिंता, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुई है छोड़ दीजिए चिंता करनी, अब सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिए, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में जो आपने पढ़ा है वही रह जाए। और ऐसा होता है एग्जाम में जाते हैं, लगता है भाई वर्णमाला का क्वेश्चन आ गया और वर्णमाला को मैंने अच्छे से पढ़ा था लेकिन वर्णमाला को मैं रिवीजन नहीं करके आया, तो ये गलतियां आपसे होंगी। भाई ये लेखक तो है, सुना सुना सा लग रहा है, मैंने पढ़ा भी है, लेकिन अब आंसर नहीं पता लग रहा आंसर कौन सा होगा, वो रिवीजन की वजह से ऐसी गलतियां होती हैं। तो आप सभी से मैं कहना चाहूंगा अच्छे से आप सभी को रिवीजन करना है। और ये 15 दिन की रणनीति मैंने पूरी बता दी है, थोड़ा सा स्मार्ट बनने की आप तैयारी करें। और एग्जाम आपके 29 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, अंतिम संघर्ष है भाई, 15 दिन अब वर्दी आपकी होगी अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं। दूसरा भाई ये जो है ना, ये जो अब एग्जाम होगा 29 तारीख को, तो इस एग्जाम को आप लोग जरूर देखेंगे, एनालिसिस हम भी करेंगे लाइव एचडी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर ही। ये एनालिसिस आपको एक माइंडसेट कराएगी कि जो आने वाली शिफ्ट में कैसा पेपर आ रहा है, कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि भर्ती बोर्ड क्या है भाई, एक पेपर में जैसा पैटर्न रहेगा लगभग टॉपिक वही रहेंगे, फिर टॉपिक में कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहां से ये पता लग जाए कोई नया टॉपिक तो ऐड नहीं किया है, कोई किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 15 दिन की तैयारी की एक रणनीति की मैंने वीडियो बनाई है। बाकी मैं आपसे मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और रेगुलर आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो विश्वास रखिए पेपर आपका अच्छे जाने वाला है। मैंने भी बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए। मुलाकात करता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।